नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में। पिछली क्लास में हमने कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे देखेंगे। आपको हमने पहले ही बता चुका है जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं मुख्यतः जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं वो अनेक उद्देश्यों से परिचालित होती हैं, जिसमें सिंचाई, जल विद्युत, पर्यटन हो गया और पेयजल इत्यादि कार्यों में इसका यूज किया जाता है। तो इसके लिए इसका निर्माण किया जाता है। इसी के कारण जो है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो देखते हैं हम लोग अगली जो हमारी नदी घाटी परियोजना है वो क्या है, व्यास परियोजना। इसमें क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी इससे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो व्यास नदी है वो कहाँ से निकलती है। आप जानते हैं रोहतांग दर्रे के समीप जो है व्यास कुंड के पास से जो है व्यास नदी का उद्गम होता है और ये आगे जो है सतलज नदी से आके ये मिल जाती है। तो देखिए इसका जो व्यास नदी परियोजना है इसका मुख्य यूज कहाँ पर किया जाता है, सिंचाई सुविधा के साथ जल विद्युत के उत्पादन में इसका जो परियोजना लाई गई है मुख्यतः सिंचाई सुविधा और जल विद्युत के उत्पादन से लिए लाई गई थी। और इससे किन राज्यों को लाभ होता है, देखिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इससे आप समझ चुके होंगे, यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों को इसको सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत की सुविधा इससे मिलती है। पंजाब के कपूरथला में व्यास और सतलज नदी के संगम पर क्या है, हरिके बैराज बना हुआ है। और इसी हरिके बैराज से क्या है, देखेंगे कि यहीं से जो है यहीं पर यह परियोजना व्यास परियोजना बनी हुई है। और यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल, आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी कोई अगर नहर है वो कौन सी, इंदिरा गांधी नहर है, जो लगभग जो है 466 किलोमीटर की लंबी है। और इसकी खासियत क्या है, ये पूर्णतः पक्की है। तो पूर्णतः पक्की यानी कि कंक्रीट या ईंटों से बनी हुई है, जिसके कारण क्या है, विश्व की सबसे लंबी ये नहर है। राजस्थान के जो है गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे जिले इससे लाभान्वित होते हैं। जैसे आप देखते हैं भारत के मैप में, जैसे ये आप जम्मू कश्मीर से उतरने के बाद आप देखेंगे राजस्थान कुछ ऐसा बना हुआ है ना। तो देखिए क्या होता है, यहाँ हरिके बैराज है। तो क्या होता है, ये व्यास नदी आती है और ये सतलज नदी ये आपस में यहाँ पर मिल जाती है। और यहीं से क्या हुआ, सीधे देखेंगे कि ये जो नहर निकाली गई है इससे राजस्थान का गंगानगर हो गया, बीकानेर जो यहाँ पर पड़ता है, साथ साथ जैसलमेर जैसे जिले क्या होते हैं इससे लाभान्वित होते हैं। इसी के कारण क्या है, राजस्थान का जो शुष्क प्रदेश था आज हरित प्रदेश में, ये जो एरिया है हरित प्रदेश में बदल चुका है। यहाँ पर गन्ना, गेहूं, चावल जैसी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि सिंचाई के कारण ही संभव हो पाया है। दूसरा देखेंगे हम लोग चंबल परियोजना के बारे में। चंबल नदी देखिए कहाँ से निकलती है, ये इंदौर के पास आप देखेंगे महू एक स्थान पड़ता है। तो वहां पर जो जपाओ पहाड़ियां होती हैं उन्हीं से जो है निकला हुआ है, जो कि विंध्य श्रेणी का एक पार्ट है। ये आगे जाके जो है इटावा में यमुना नदी के साथ मिल जाती है। इसका तात्पर्य है कि जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। ये जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यानी इससे लाभान्वित वाले दो राज्य कौन से होंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए क्या है, ये महू से निकलती है और आगे जब जाती है तो ये जो है राजस्थान में प्रवेश से पूर्व क्या होता है, यहाँ पर जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखेंगे गांधी सागर परियोजना बनी हुई है। तो ये किस जगह पर है, ये देखेंगे मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है, मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है वहां पर ये परियोजना गांधी सागर जो है ये बांध बना हुआ है। और इसके जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, राजस्थान, देखिए क्या होता है गांधी सागर परियोजना के आगे क्या होता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। इसके जब उत्तर में जाएंगे तो इसी चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर एक परियोजना बनी हुई है। साथ साथ उसके अब और ऊपर जब नदी ऊपर की ओर प्रवाहित होती है यमुना मिलने से पूर्व, इस पर जवाहर सागर और कोटा बैराज जैसे अन्य जो है बांध बने हुए हैं। देखिए जो जवाहर सागर है ये जो है कोटा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कोटा बैराज के बाद आप देखेंगे कि ये जो चंबल नदी है ये जाके इटावा में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है यमुना से। और इसी पे आप देखेंगे क्या बना हुआ है,
चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य भी इसी नदी पे बना हुआ है। तो आप जानते हैं चंबल अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो घड़ियाल का प्रजनन होता है उसके लिए जो है चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ये था चंबल परियोजना जिसे आपने देखा। इससे लाभान्वित वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य हैं और उनकी ये संयुक्त परियोजना भी है। आगे हम लोग देखेंगे कृष्णा नदी पर बनने वाले जो मुख्य बांध है उनके बारे में। उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। आप जानते हैं कृष्णा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर से होता है और महाबलेश्वर से निकलने के बाद जो है आगे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास जो है, यानी आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है और तेलंगाना का नालकोंडा जिला है, इन्हीं के मध्य में क्या होता है? नागार्जुन सागर परियोजना बनी हुई है। और इसकी बात करी जाए, देखिए क्या है, स्वतंत्रता पूर्व लगभग 1903 के आसपास क्या होता है, जो हैदराबाद के निजाम होते हैं और जो अंग्रेजी इंजीनियर्स होते हैं उनके प्रयासों से इसको आरंभ किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। उसके आगे क्या होता है, स्वतंत्रता पश्चात हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया, 1955 में इस परियोजना का शिलान्यास किया जो आगे 1967 में पूरी होती है। और जो है ये मुख्यतः जो है सिंचाई और जल विद्युत के काम में इसका यूज किया जाता है। बात करी जाए कृष्णा नदी की, देखिए प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी कौन सी नदी है? वो कृष्णा नदी है। लगभग जो है 1400 किलोमीटर लंबी है। और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी आप जानते हैं गोदावरी नदी है, लगभग जो 1465 किलोमीटर लंबी है। बात करी जाए भारत की सबसे लंबी नदी, वो गंगा नदी है जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। आगे देखते हैं हम लोग जो है कृष्णा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना को। जो तुंगभद्रा नदी है वो आप जाते हैं कर्नाटक राज्य के ही चिकमंगलुरु के पास से निकलती है। और यह जो परियोजना बनी हुई है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के, मतलब इससे जो परियोजना से जो लाभान्वित वाले राज्य हैं कौन से? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। यह नदी भी कृष्णा की सहायक है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, अगर कोई बहुउद्देशीय परियोजना की बात करी जाए तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी यह बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? वो तुंगभद्रा है। इससे लगभग क्या होता है, लगभग 6 लाख हेक्टेयर, 6 लाख वर्ग किलोमीटर का जो है ये भाग इसको सिंचित किया जाता है। और इस पर क्या हुआ, 3 विद्युत गृह का भी निर्माण किया गया है जिसमें मुनीराबाद, हम्पी और हासपेट है। आप हम्पी के बारे में जानते हैं, हम्पी में आप देखेंगे विरूपाक्ष मंदिर बना हुआ है और ये यूनेस्को का एक सांस्कृतिक स्थल जो है कौन है? हम्पी है। देखिए ये देखिए तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा नदी, जो कि तुंग और भद्रा दो अलग अलग नदियां हैं, ये चिकमंगलुरु से निकली हुई हैं। इसी पर क्या बना हुआ है? पंपा सागर बना हुआ है। और यही पंपा सागर जो है तुंगभद्रा परियोजना ही है। यहीं से 3 नहरें निकली हुई हैं। इसमें एक कनारा नहर है, दूसरा निम्न स्तर नहर है, तीसरी उच्च स्तर नहर है। जिसमें सबसे लंबी बात करी जाए, निम्न स्तर नहर लगभग 350 किलोमीटर लंबी है, वहीं कनारा नहर लगभग 340 किलोमीटर लंबी है। बात करी जाए उच्च स्तर की, लगभग 196 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे हम लोग देखेंगे कोयना परियोजना के बारे में। कोयना परियोजना कहाँ पर है? ये भी कृष्णा की सहायक नदी जो है कोयना पर स्थित है। इसका कोयना नदी का उद्गम जो है पुणे के क्षेत्र से पाया जाता है, पुणे के क्षेत्र के पास से है। और ये महाराष्ट्र की ही परियोजना है। और यहाँ से मुंबई पुणे जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां से इसको जो है विद्युत की आपूर्ति इसी से की जाती है। तो हम लोग देखेंगे कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में, जिसमें देखेंगे मयूराक्षी, सारावती, माही, मचकुंड, पोचमपात, परम्बिकुलम, अलियार, तवा परियोजना, भद्रा परियोजना और मैट्यूर बांध परियोजना। मयूराक्षी परियोजना, तो मयूराक्षी परियोजना के बारे में लोग क्या देख रहे हैं कि ये छोटा नागपुर पठार के ईस्ट की ओर आप देखेंगे, यानी छोटा नागपुर पठार आप जानते हैं झारखंड राज्य में है। अगर इससे ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपको एक छोटी सी नदी मिलेगी और वो नदी का नाम क्या है? मयूराक्षी। और इसी मयूराक्षी नदी पर क्या बनी हुई है? मयूराक्षी परियोजना। तो इससे क्या लाभ मिलता है? इसके 2 राज्यों को लाभ मिलता है। झारखंड को इससे जल विद्युत का लाभ मिलता है, यानी झारखंड को क्या मिलता है? जल विद्युत। और वहीं वेस्ट बंगाल को क्या? सिंचाई का लाभ मिलता है। आप देखिए लगभग 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित की जाती है। और इसी जो बांध परियोजना को हम लोग कनाडा बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं सारावती परियोजना। सारावती आप जानते हैं कि कर्नाटक राज्य में जो है
पश्चिमी घाट क्षेत्र से जो है सारावती नदी निकलती है शिमोगा जिले के आसपास, और क्या होता है, ये जो है अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य। आप जानते हैं सारावती नदी पर ही हम लोग जब जलप्रपात की क्लास पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था जोग जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से क्या होता है, जब ये इस जलप्रपात का जो जल होता है, जब ऊंचाई से जो है जिस नदी का जल ऊंचाई से जब नीचे की ओर गिरता है तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, टरबाइन इत्यादि की सहायता से क्या होता है, इस जल शक्ति यानी कि वाटर पावर को हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इससे जो जल विद्युत हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्र में भेज देते हैं। साथ साथ गोवा और तमिलनाडु राज्यों को भी इससे विद्युत की आपूर्ति की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग माही नदी। माही नदी आप जानते हैं, इसके बारे में एक फैक्ट तो आप जरूर सुने होंगे कि ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। तो ये माही नदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के पास आप देखेंगे विंध्य पहाड़ियों से ही माही नदी का उद्गम माना जाता है, और इसे जमनालाल बजाज सागर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः ये जमनालाल बजाज सागर के नाम से ही प्रसिद्ध है। इससे लगभग 2.75 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, और साथ साथ इससे लगभग 40,000 किलोवाट जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना ये जो है, ये मचकुंड नदी है, 3 राज्यों में फ्लो होती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में फ्लो होती है। तो क्या होता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों ने संयुक्त रूप से मिलकर क्या किया, मचकुंड परियोजना को मचकुंड परियोजना पे काम किया, और इससे क्या होता है, इस परियोजना से क्या होता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। आगे देखेंगे हम लोग जो है पोचमपाद परियोजना, ये गोदावरी नदी पर बन रही है, और ये वर्तमान में कहाँ है, तेलंगाना राज्य में इसका निर्माण किया जा रहा है, और ये लगभग 2.43 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। आगे हम लोग देखेंगे परम्बिकुलम अलियार। परम्बिकुलम अलियार है, ये केरल और तमिलनाडु राज्य की जो है ये परियोजना है। अभी भी इस पर जो है काम चल रहा है, और देखा जाए ये जो इसमें जो है लगभग 8 नदियों को जो है संयुक्त रूप से जो है एक जगह पर जो है पानी इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए अन्नामलई पहाड़ी से जो है क्या होता है, अन्नामलई आप जानते हैं पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, जो कि दक्षिण भारत, प्रायद्वीप भारत, पश्चिमी घाट सबकी सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। उसी के क्षेत्र से क्या निकलता है, लगभग 6 नदियां निकलती हैं, और साथ साथ जो है इसके मैदानी इलाकों के 2 नदियां आपस में मिलकर जो है क्या होता है, परम्बिकुलर अलियार नाम से इसे जाना जाता है। इससे लगभग 185 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। साथ साथ सिंचाई लगभग 10.1 लाख हेक्टेयर यानी करीब जो है 10 लाख हेक्टेयर के करीब जो है इससे भूमि सिंचित की जाएगी। अपने आप में ही एक बड़ा क्षेत्र ये कवर करेगी। आगे देखेंगे हम लोग तवा परियोजना। तवा परियोजना जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी जो तवा नदी है उस पर स्थित है, उस पर बनाई गई है, और यह मुख्यतः जो है जल विद्युत और सिंचाई काम के लिए यूज की जाती है। इससे क्या होता है, इस क्षेत्र के किसानों के लिए जो है अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुई है, जिससे क्या होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, जल विद्युत के साथ साथ देखते हैं जो कृषिगत उत्पादन है उसमें भी वृद्धि देखी गई। बात करेंगे भद्रा परियोजना की, तो भद्रा परियोजना कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। अभी ये वर्तमान में निर्माणाधीन ही है, और इसके पूर्ण होने पर लगभग कितना होगा, 1.06 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई और लगभग जो है 25 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। आगे देखेंगे हम लोग मैट्यूर परियोजना। मैट्यूर बांध किस पर, ये कावेरी नदी पर स्थित है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है, जो तमिलनाडु के जो औद्योगिक क्षेत्र है, मुख्यतः जो यहाँ से जो इससे विद्युत उत्पन्न होती है उन्हीं क्षेत्रों को भेजी जाती है, जिससे क्या होता है, यहाँ का औद्योगिक उत्पादन जो है तेजी से वृद्धि किया है। तो ये कहाँ बना हुआ है, कावेरी नदी पर, और कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इससे जल विद्युत जो उत्पादन होता है उसको मैट्यूर हो गया। डालमिया नगर सीमेंट प्लांट है, वर्क्स है, डालमिया नगर सीमेंट वर्क्स हो गया। सलेम रोड जहाँ पर रेलवे की वर्कशॉप है, साथ साथ इंडियन स्टील रोलिंग मिल है। ये जो विभिन्न कारखाने हैं इन्हीं को जो है यहाँ से विद्युत भेजी जाती है, जिससे क्या हो, तमिलनाडु में आप देखेंगे व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण संभव हो सका है।
तो ये थे कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी पर जो विभिन्न परियोजनाएं बनी उनके बारे में, गंगा नदी पर बनने वाली परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं उनके बारे में देखेंगे। साथ-साथ जो हम लोग जो है मुख्यतः जैसे हमारा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध को हम लोग देखेंगे, गंगा पे हम लोग टिहरी बांध, रामगंगा बांध इत्यादि बांधों के बारे में हम लोग जानेंगे। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।